brought to you by iTel. ඒ වගේම අපිට ලැබෙන මේ ගැඹුරුතම අරුබුදය පුදු ආණ්ඩුවකට පුදු දේශපාලන පක්ෂයකට පුදු පුද්ගලයෙකුට පමණක් පියමන් කළ හැකි දෙයක් කියලා අපි විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. මොකද මම මීට පෙරත් ප්‍රකාශ කළා තියෙනවා මා ඉන්ද්‍රජාලිකයෙක් නොවේ. මා මැජික් කරුවෙක් නොවේ. මා මේ රටේ පුදුණු සාමාන්‍ය පුරවැසියෙක්. හැකියාවන් තිබෙනව නොහැකියාවන් තිබෙනවා. अभी आप अनुराग कुमार दिसानायके को सुन रहे थे, जिन्होंने 23 सितंबर 2024 को श्रीलंका के 10वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली है। दिसानायके ने रणिल विक्रमसिंघे और सजित प्रेमदासा जैसे दिग्गज नेताओं को पटकनी दी है। श्रीलंका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति चुनाव में सेकेंड राउंड की गिनती करनी पड़ी। सेकेंड राउंड में टॉप 2 उम्मीदवारों के बीच गिनती होती है। इसमें विक्रमसिंघे का नाम नहीं था। वो राष्ट्रपति की कुर्सी से तीसरे नंबर पर खिसक चुके थे, जबकि उनको 2022 के आर्थिक संकट से उबारने का श्रेय दिया जाता रहा था। इस संकट से उबरने में भारत ने भी काफी मदद की थी। विक्रमसिंघे और उनके मंत्रियों ने इसके लिए भारत का आभार भी जताया था। अब उनकी सरकार जा चुकी है। श्रीलंका में दिसानायके का दौर शुरू हो रहा है। कई जानकार मानते हैं कि ये भारत के लिए चिंता की बात है, क्योंकि जिस जनता विमुक्ति पेरामुना से दिसानायके आते हैं यानी JVP, उसका अतीत भारत विरोधी रहा है। श्रीलंका में कुछ प्रभावशाली भारतीयों की हत्या में भी पार्टी का नाम आ चुका है। तो आज के शो में हम जानेंगे अनुराग दिसानायके की कहानी, दिसानायके के सामने क्या चुनौतियां हैं और क्या भारत को चिंता करने की ज़रूरत है। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात श्रीलंका के नए राष्ट्रपति की। पहले तो बेसिक जान लेते हैं बिल्कुल ब्रीफ में। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, हिंद महासागर में बसा है। किसी भी देश से इसकी जमीनी सीमा नहीं लगती। सबसे करीबी देश भारत है। श्रीलंका भारत के दक्षिण में है। दोनों देशों के बीच सबसे करीबी दूरी महज 54 किलोमीटर की है। श्रीलंका की आबादी लगभग 2 करोड़ 22 लाख है। 70% लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, 12% लोग हिंदू धर्म और 10% इस्लाम को मानते हैं। ईसाइयों की संख्या 7.5% के आसपास है। श्रीलंका का क्षेत्रफल लगभग 65,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत के असम राज्य से भी छोटा। कोलंबो श्रीलंका की कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे विधायी राजधानी है। संसद यहीं पर है। श्रीलंका में राष्ट्रपति का पद 1972 में बनाया गया था। उस वक्त उनके पास नाम मात्र की शक्तियां थी। 1978 यानी 1978 में राष्ट्रपति की शक्तियां बढ़ाई गई। आज के समय में राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट के साथ साथ कार्यपालिका के मुखिया भी होते हैं। उनके पास प्रधानमंत्री से ज्यादा शक्तियां हैं। अब बात राष्ट्रपति चुनाव की। श्रीलंका में राष्ट्रपति सीधे जनता के वोट से चुने जाते हैं। इस साल 39 कैंडिडेट्स राष्ट्रपति चुनाव की रेस में थे। एक की मौत हो गई तो कुल 38 कैंडिडेट्स बचे। इस बार कुल 1 करोड़ 70 लाख वोटर्स रजिस्टर किए गए थे। इनमें से 76% लोगों ने वोट डाला। वोटर्स अपनी पसंद के हिसाब से 3 उम्मीदवारों को रैंकिंग दे सकते थे। इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में 38 उम्मीदवार थे। मतदाता उनमें से 3 को चुन सकते थे। सबसे ज्यादा पसंद को पहले नंबर पर, उससे कम पसंद करने वाले को दूसरे और फिर तीसरे को। अब आप पूछेंगे कि ये रैंकिंग क्यों? क्योंकि श्रीलंका में राष्ट्रपति बनने के लिए 50% से ज्यादा वोटों की दरकार होती है। मान लीजिए अगर पहले राउंड की काउंटिंग में किसी कैंडिडेट को 50% से ज्यादा वोट नहीं मिले, तब टॉप के 2 कैंडिडेट्स को छोड़कर बाकियों को एलिमिनेट कर दिया जाता है। फिर दूसरे राउंड की काउंटिंग शुरू होती है। उसमें एलिमिनेटेड कैंडिडेट्स के वोटों की रैंकिंग चेक की जाती है। अगर प्रेफरेंस में बचे हुए कैंडिडेट्स का नाम मिलता है तो वोट उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। 21 सितंबर से पहले रैंकिंग की जरूरत नहीं पड़ी थी, मगर इस बार नौबत आई, क्योंकि पहले राउंड के बाद किसी भी कैंडिडेट ने 50% का कांटा पार नहीं किया था। सबसे आगे थे अनुराग दिसानायके। उनके पास 42.31% वोट मिले। दूसरे नंबर पर सजित प्रेमदासा। उनके खाते में 32.76% वोट थे, जबकि रणिल विक्रमसिंघे लगभग 18% वोट्स के साथ तीसरे नंबर पर रह गए। चूंकि किसी ने 50% का आंकड़ा नहीं छुआ, इसलिए 22 सितंबर को दूसरे राउंड की काउंटिंग शुरू हुई। इसमें दिसानायके और सजित प्रेमदासा को छोड़कर बाकी कैंडिडेट्स को एलिमिनेट कर दिया गया। एलिमिनेटेड कैंडिडेट्स के वोट्स में सेकंड और
थर्ड रैंकिंग देखी गई, जिसमें भी दिसानायके और प्रेमदासा का नाम ऊपर आया। वे वोट्स उनके खाते में ट्रांसफर कर दिए गए। आखिरकार 22 सितंबर को दिसानायके को विजेता घोषित कर दिया गया। 23 सितंबर 2024 को उन्होंने कोलंबो में शपथ भी ले ली। शपथ लेने के बाद वे बोले, मैं जानता हूं हमारा देश एक गंभीर समस्या से जूझ रहा है, लेकिन हम मिलकर इसे दूर करेंगे। ये मेरी अकेले की जीत नहीं, बल्कि हम सबकी जीत है। सुनिए। අපට ලැබෙන්නේ ඉතාමත් අභියෝගාත්මක රටක්. අපේ දේශපාලනය මේට වඩා පිරිසිදු විය යුතු, ජනතාව විශාල ලෙස අපේක්ෂා කරන යහපත් දේශපාලන සංස්කෘතික අවශ්‍යතාවය තිබෙනවා. ඉතින් අප ඒ වෙනුවෙන් කැප වෙන සූදානම්. අපේ රටේ දේශපාලකයා දේශපාලන පිළිබඳව ඒ නිසා ඒ සාමූහික මැදිහත් වීමේ පංගුකරුවෙක් කොටස්කරුවෙක් බවට පත්වීම තමයි මගේ වගකීම. ඒ වෙනුවෙන් සාමූහික මැදිහත් වීමේ කොටස්කරුවෙක් බවට මා පත් වෙනවා. ඒ වගේම මේ අරබුදේ නිමා කිරීමේදී පොදු පුරවැසියන්ට සියලු ශේෂ්ත්‍රවල විශාල වගකීමක් තිබෙනවා. මා හැම දෙනාගේම සහාය अपेक्षा करने वगकीम इटू किरीम वेनुवेन। अनुराग दिसानायके की जीत को ऐतिहासिक बताया जा रहा है। लंबे समय बाद श्रीलंका में कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति बना है जिसका रिश्तेदार कोई भी सत्ता में नहीं था। दिसानायके ने 2022 में गोटबाया सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट को लीड किया था। उनकी कहानी क्या है, आइए जानते हैं। 24 नवंबर 1968 को श्रीलंका के मटाले में दिसानायके का जन्म हुआ। उनके पिता खेतीहर मजदूर थे, माँ घर का काम संभालती थी। दिसानायके ने बचपन में बहुत गरीबी देखी। स्कूल के दिनों में उन्होंने जनता विमुक्ति पेरामुला JVP के छात्र विंग में काम किया। इसी दौरान वो मार्क्स और लेनिन से प्रभावित हुए। यहीं से वैचारिक रूप से वो कम्युनिस्ट बन गए। 1987 यानी 1987 में उन्होंने आधिकारिक रूप से JVP ज्वाइन कर ली। दिसानायके के पास भाषण देने की कला थी। धीरे धीरे वो पार्टी में एक अच्छे वक्ता के रूप में लोकप्रिय होने लगे। फिर आया साल 1988, उनके चचेरे भाई की हत्या हो गई। दिसानायके उनको अय्या कहकर बुलाते थे। अय्या की हत्या का आरोप रणसिंगे प्रेमदासा की सरकार पर लगा। दरअसल उस समय श्रीलंका में JVP ने सशस्त्र विद्रोह छेड़ा हुआ था। JVP श्रीलंका में एक कम्युनिस्ट सरकार स्थापित करना चाहती थी। इस विद्रोह में दिसानायके के चचेरे भाई भी सक्रिय थे। इसी संघर्ष में उनकी हत्या हो गई थी। दिसानायके का घर भी जला दिया गया। इस समय दिसानायके की उम्र महज 20 साल थी। इन घटनाओं ने उनके दिमाग पर गहरा असर डाला। दिसानायके JVP के क्रांतिकारियों की कहानियां सुनते हुए बड़े हुए थे। दरअसल JVP ने ऐसा ही एक सशस्त्र विद्रोह 1971 में भी किया था, सिरिमावो भंडारनायके की सरकार के खिलाफ। वो उस समय श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी। वो विद्रोह भी असफल रहा था, लेकिन 1988 वाले विद्रोह ने दिसानायके को पक्का कम्युनिस्ट नेता बना दिया। फिर आया साल 1995, उन्हें सोशलिस्ट स्टूडेंट्स एसोसिएशन का नेशनल ऑर्गेनाइजर बनाया गया। इसी साल उन्हें JVP पार्टी की सेंट्रल वर्किंग कमेटी में शामिल कर लिया गया। साल 2000 में वो पहली बार संसद पहुंचे। 2004 में उनकी JVP पार्टी ने श्रीलंका फ्रीडम पार्टी के साथ गठबंधन सरकार बनाई। उन्हें देश का कृषि मंत्री बनाया गया। धीरे धीरे JVP की छवि बदल रही थी। 1990 के दशक तक श्रीलंका में JVP की छवि एक विद्रोही गुट वाली बनी थी। 2014 में दिसानायके को JVP की कमान सौंपी गई। उन्होंने सबसे ज्यादा काम पार्टी की छवि सुधारने में किया। फिर आया साल 2019। दिसानायके ने 2 दर्जन से अधिक छोटे राजनीतिक समूहों को साथ लाकर नेशनल पीपल पावर गठबंधन NPP बनाया। इस साल दिसानायके को गठबंधन की तरफ से राष्ट्रपति की रेस में उतारा गया, लेकिन वो बुरी तरह हारे। उनको महज 3% वोट मिले। 2021 के अंत में श्रीलंका में आर्थिक संकट पैदा हुआ। विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो चुका था। देश का सार्वजनिक कर्ज बढ़कर लगभग 7 लाख करोड़ पहुंच गया था और महंगाई 70% तक बढ़ गई थी, जिससे ईंधन जैसी जरूरी चीजों का आयात करने में मुश्किलें आने लगी। इसके खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ। दिसानायके इसको लीड करने वाले लोगों में थे। उन्होंने श्रीलंका के हालात के लिए राजपक्षा परिवार को दोषी ठहराया। नतीजा ये हुआ कि तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षा को देश छोड़कर भागना पड़ा। इन प्रोटेस्ट ने दिसानायके को विकल्प के तौर पर पेश किया। 21 सितंबर को हुए चुनाव में दिसानायके ने जीत हासिल की। फिर राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद दिसानायके ने विदेश संबंधों को लेकर एक हिंट दिया। बोले, हमारी सरकार को इंटरनेशनल सपोर्ट की जरूरत है, हम सब साथ मिलकर काम करेंगे। सुनिए। ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා අපේ රට ජාත්‍යන්තරමය සහාය අවශ්‍යයි. ඒ නිසා ලෝකේ කවර බල බෙදීම් තිබුණත්
අපිට වඩාත් වාසි සහගත ලෙස ඒ රාජ්‍යයන් එක කටයුතු කිරීම අපේ අපේක්ෂාවක් තිබෙනවා. भले ही दिसानायके ने सबके साथ काम करने की बात कही है, मगर उनके राष्ट्रपति बनने से भारत के सामने कैसी चुनौती आ सकती है, पॉइंट दर पॉइंट समझ लेते हैं। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम LTTE ने 1983 में श्रीलंकाई गृह युद्ध की शुरुआत की। उन्होंने कई हाई प्रोफाइल लोगों की हत्याएं की, मसलन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रणसिंगे प्रेमदासा। लिट्टे का प्रभाव धीरे धीरे भारत में भी बढ़ने लगा था, इसलिए भारत ने श्रीलंका में पीस कीपिंग फोर्स भेजी। दिसानायके की JVP ने भारत के इस कदम का विरोध किया था। 1980 के दशक में JVP ने श्रीलंका में भारत विरोधी कैंपेन चलाए। श्रीलंकाई संविधान के 13वें संशोधन के तहत तमिल अल्पसंख्यकों को रिजर्वेशन मिला था। दिसानायके की JVP ने इसका विरोध किया था, जबकि भारत सरकार इस संशोधन के समर्थन में थी। हालांकि फरवरी 2024 में दिसानायके भारत आए थे। इस दौरान उन्होंने देश के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर से मुलाकात की थी। हमने वरिष्ठ पत्रकार पद्मा राव से पूछा कि दिसानायके की पार्टी का इतिहास भारत विरोधी रहा है। क्या ये भारत के लिए चिंता की बात है? भारत को कैसे अप्रोच की जरूरत है? जी, मुझे नहीं लगता है कि ये चिंता की बात है, क्योंकि बहुत साल गुजरे हैं जब ये पूर्व छात्र संघ रहे के नेता रहे हैं दिसानायके, और ये मार्क्सवादी लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी जनता विमुक्ति पेरुमुना, जैसा कि आप कह रहे थे, इसके प्रमुख हैं। और ये हिस्ट्री इसकी काफी खूनी थी और उतार चढ़ाव वाले अतीत के साथ एक संगठन है। लेकिन उसने 2 बार, मतलब JVP ने 2 बार श्रीलंका पर हमला किया था और दंगे भड़काए, जिसमें हजारों लोग मारे गए। और 80 के दशक के उत्तरार्ध में इसने भारत श्रीलंका शांति समझौता जो हुआ था, इंडिया वो श्रीलंका इंडिया पीस एग्रीमेंट, पीस अकॉर्ड, और जो भारत लिखित श्रीलंकाई संविधान के 13वें संशोधन का खिलाफ विद्रोह किया, 13th अमेंडमेंट जो कहते हैं। इसके जिसमें श्रीलंका ने के तमिल कम्युनिटी बहुत उत्तर और पूर्व में जो रहते हैं, उनको मतलब ज्यादा वो देना चाह रहे थे, ऑटोनॉमी देना चाह रहे थे। तो उसके खिलाफ इन्होंने काफी उस वक्त मतलब काफी डेमोन्स्ट्रेशंस किए और काफी प्रोटेस्ट किए। लेकिन ये अब बहुत साल गुजरे हैं, जैसा कि आप जानते हैं, 37 साल गुजरे हैं। और अब तो इनकी इनकी जो नीड्स हैं, इनकी जो आवश्यकताएं हैं श्रीलंका के, वो तो अब मतलब बिल्कुल अलग हैं। अब फिलहाल इनकी इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो इकोनॉमिक क्राइसिस के वक्त पे तो ये बस इनकी अपनी इंटरेस्ट रहेगी कि बायलैटरल रिलेशंस को बढ़ाएं वो इंडिया के साथ और चीन के साथ, और दोनों को एक तरीके से बैलेंस करें। क्योंकि ये जो रीजन है, ये काफी सेंसिटिव रीजन है इंडियन ओशन में। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारे गठबंधन बन रहे हैं यहाँ पे इंडो पैसिफिक में, और खास करके जो ऐसे गठबंधन बन रहे हैं जो चीन के खिलाफ हैं। तो और श्रीलंका है एक देश, ऐसा देश है जो कि चाइना की जो BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसका एक भाग है, और काफी महत्वपूर्ण भाग है। तो इस वजह से उनको काफी बैलेंस रखनी पड़ेगी दोनों देशों के बीच। और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ तो अच्छे संबंध रखने ही पड़ेंगे इनको, क्योंकि अब इनकी जो इकोनॉमिक क्राइसिस है और जो एक्सटर्नल डेट है, वो अभी बहुत बड़ा है, और इसको अभी निपटने में कई साल लगेंगे। 2022 से राष्ट्रपति रहे रणिल विक्रमसिंघे इस चुनाव में तीसरे स्थान पर छूट गए, जबकि उनको आर्थिक संकट से उबारने का श्रेय दिया जा रहा था। विक्रमसिंघे की हार की वजह क्या रही? क्या श्रीलंका की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत हो रही है? देखिए, ये श्रीलंका की एक पेक्यूलियरिटी है। श्रीलंकन जो सिटीजन्स हैं, यहाँ के लोग हैं, इनकी इनको हमेशा दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर अ चेंज। तो ये मुझे लगता है कि इस बार इन्होंने एक्चुअली कुछ सब्र सब्र करना चाहिए था, क्योंकि रणिल विक्रमसिंघे ने जिस हालत में देश को जब वो प्रेसिडेंट बने 2 साल पहले, आपको याद रहेगा कि यहाँ पे काफी दंगे हो रहे थे, और बहुत लोगों के लिए बहुत परेशानियां हो रही थी उस वक्त। गैस सिलेंडर, गैस नहीं था, कुकिंग गैस नहीं मिल रहा था, पेट्रोल नहीं मिल रहा था, तो बहुत बहुत परेशानी हो रही थी उस वक्त।
तो वहां से यहाँ तक लाए हैं आज की, आपको आज पेट्रोल पंप के बाहर ये लाइनें लंबी लंबी क्यूज दिखती नहीं है। और गैस सिलेंडर्स और कुकिंग गैस सब कुछ मिल रहा है। इंडिया का भी काफी हाथ रहा है इसमें, इंडिया ने बहुत मदद की श्रीलंका की, और यहाँ के लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि चाहे अगर रनिल विक्रमसिंघे ने ना भी कुछ किया होता, फिर भी वो हारते। और अगर और अब उन्होंने कर भी रखा है फिर भी हारे हैं, क्योंकि ये एक जरूरत है, ये एक आवश्यकता है, ये एक शायद एक कैरेक्टरिस्टिक है श्रीलंकन लोगों की, कि वो हर वक्त चेंज, मतलब कुछ बदलाव लाना चाहते हैं अपने अपनी सोसाइटी में और अपनी सिचुएशन में। तो मुझे लगता है ये बदलाव की वजह से, और ये दिस अर्ज फॉर फाइंडिंग अ चेंज, इस वजह से ये इनको निकाला गया है। और फिर एक यहाँ इम्प्रेशन ये भी है कि रनिल विक्रमसिंघे जो हैं वो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के कहलाते हैं। वो लोगों को लगता है कि वो उनको जो डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं उनसे, मतलब वो बहुत फार रिमूव्ड हैं, उनको कोई वो थोड़े एलिट टाइप के हैं। तो लोगों को लगता तो है ये, लेकिन अब मैं देखना चाहती हूँ आगे जाके कि ये जो नई पार्टी आई है, जो गठबंधन आया है, एनपीपी जो कहलाता है, जिसकी सबसे बड़ी पार्टी जेवीपी है। अब ये एनपीपी के जो कंपोनेंट्स हैं, ये बहुत अलग अलग लोग हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल्स हैं, कुछ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, हर तरह के लोग हैं। अब ये देखने लायक है कि ये अब जब पद पे आएंगे तो इनकी क्या डिमांड्स रहेंगी। क्या ये भी एलीट बनेंगे, कि ये क्या ये रोज ऑटो रिक्शा में जाएंगे और पार्लियामेंट अटेंड करने, कि क्या ये भी लिमुजीन मांगेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां मांगेंगे। अब इस तरह का बदलाव अगर आएगा तो फिर लोग इनको भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं रहेंगे और इनको भी पद से हटा देंगे। दिसानायके को चीन समर्थक नेता बताया जाता है। क्या उनकी जीत के बाद श्रीलंका में चीन का दखल बढ़ सकता है? मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है कि अब जो भी इन हालातों में जो प्रेसिडेंट बने हैं, उनको वो प्रैक्टिकल ही रहेंगे, क्योंकि रहना जरूरी है। जैसा कि मैंने कहा कि इनकी हालात यहाँ की इतनी सिचुएशन इतनी बुरी, मतलब इकोनॉमिक सिचुएशन काफी खराब है। तो इस वजह से ही विल नॉट बी एबल टू टेक अ रिस्क, कि ना इनके चीन के संबंधों चाइना रिलेशनशिप में ये रिस्क ले पाएंगे, ना ये अपने रिलेशन इंडियन बायलैटरल रिलेशंस में ये रिस्क ले पाएंगे, क्योंकि दोनों देश इनके लिए अभी बहुत दे आर वेरी क्लोज टू श्रीलंका एंड दे हैव हेल्प श्रीलंका लॉट। तो मुझे नहीं लगता है कि वो रिस्क ले पाएंगे। पद्मा राव ने श्रीलंका को बहुत करीब से देखा है। उन्होंने श्रीलंका के सिविल वॉर को कवर किया है। वहां की राजनीति के धुरंधरों से वो मिल चुकी हैं। इस चुनाव में भी वो ग्राउंड पर थी। हमने उनसे पूछा कि इस चुनाव में क्या अलग दिखा, श्रीलंका किस तरफ बढ़ रहा है। इस बार काफी पीसफुल इलेक्शन रही है, काफी काफी मतलब दंगे नहीं हुए, डेमोन्स्ट्रेशंस नहीं हुए थे। लोगों ने बहुत 8 बजे शुरू किया था सैटरडे को, इन्होंने शनिवार को वोटिंग के लिए गए थे, सब लोग लाइन में खड़े रहे, वहां किसी ने किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं की। और फिर इसके बाद 4 बजे जब वोटिंग खत्म हुआ तो तब उसके बाद फिर काउंटिंग जब शुरू हुई, तब भी यहाँ पे कर्फ्यू लगाया था इन्होंने। तो कर्फ्यू में भी कोई रिपोर्ट्स नहीं आए कि कहीं दंगे हो रहे हैं या कहीं झगड़े हो रहे हैं। तो ये तो अक्सर देखने को मिलता था श्रीलंका में, लेकिन ये मुझे लगता है कि पहली बार है। और ये पहली बार ये भी है कि मैं मुझे कोई ऐसी कहानियां नहीं सुनने को आ रही हैं कि इंडिया का हाथ था इसमें, या द रॉ वाज प्लेइंग अ रोल, कि रॉ चाहता है कि ये आए कि वो आए। या हाँ, ये जरूर है कि मिस्टर दिसनायके जी को इंडिया ने निमंत्रण दी थी, मेरे ख्याल में मार्च में। और ये इंडिया गए थे और दिल्ली में थे, और ये डोवल जी से भी मिले हैं, और जयशंकर जी से भी मिलकर आए हैं। तो उसके बाद यहाँ पे थोड़े रूमर्स शुरू हो गए कि बस ये तो इंडिया को अपना यस मैन मिल गया दिसनायके में। तो श्रीलंका ऐसा देश है जो अक्सर मतलब इंडिया पे थोड़ा सस्पिशियस रहता है। लेकिन इस बार ये सब सुनने में नहीं आया है कि इंडिया का कोई हाथ था इसमें, या इंडिया का कोई ने कोई भूमिका निभाई है। तो काफी पीसफुल रहा है और अच्छा अच्छा रहा है।
अब दिसानायके की जीत पर आए रिएक्शंस जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, अनुराग कुमारा दिसानायके को राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने पर बधाई। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में श्रीलंका का विशेष स्थान है। मैं इस इलाके के फायदे के लिए आपके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूँ। चीन ने भी दिसानायके को बधाई दी, कहा श्रीलंका हमारा जरूरी पार्टनर है, हम उनके साथ आगे भी काम करने के लिए उत्सुक हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है, श्रीलंका के लोगों को अपने मताधिकार का शांतिपूर्ण इस्तेमाल करने के लिए बधाई। तो आज का दुनियादारी बस यहीं पर समाप्त होता है। आप इस पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट में बताइएगा। आज का शो लिखा था मेरे साथी साजिद और अभिषेक ने। मैं सोनल हूँ। देश और दुनिया के तमाम ज़रूरी खबरों के लिए आप लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।